तो स्टूडेंट्स, आज फिर से हम लोग क्लास 10 के चैप्टर 1 लाइफ प्रोसेस को कंटिन्यू करते हैं। तो लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को पढ़ाया था लाइफ प्रोसेस के बारे में। लाइफ प्रोसेस का मैंने एक इंट्रोडक्शन दिया था। लाइफ प्रोसेस क्या होता है, वैसा बेसिक फंक्शन विच आर परफॉर्म बाय आवर बॉडी टू मेंटेन आवर एग्जिस्टेंस। हमारे एग्जिस्टेंस को बनाए रखने के लिए जो बेसिक फंक्शंस हमारे बॉडी के द्वारा परफॉर्म किया जाता है उसे हम लोग बोलते हैं क्या, लाइफ प्रोसेस, है ना। सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म, जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, एग्जिस्ट करते हैं इस वर्ल्ड में, वो इन सारे फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं ताकि उनका लाइफ एग्जिस्ट रहे। तो कुछ लाइफ प्रोसेस के बारे में भी हम लोगों ने देखा था। कुछ लाइफ प्रोसेस कौन कौन से होते हैं, जैसे कि रिस्पायरेशन, न्यूट्रिशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ग्रोथ, मूवमेंट एंड लोकोमोशन, और वन एंड लास्ट वेरी इंपॉर्टेंट रिप्रोडक्शन, है ना। ये सारे क्या है, इंपॉर्टेंट बेसिक लाइफ प्रोसेस हैं जो किसी भी लाइफ को एग्जिस्ट करवाने के लिए ये फंक्शन परफॉर्म करना काफ़ी ज़रूरी होता है। और लास्ट क्लासेस में हम लोगों ने रिस्पायरेशन के बारे में भी देखा था। रिस्पायरेशन किसे कहते हैं, है ना, द प्रोसेस इन विच फूड मॉलिक्यूल्स आर ब्रेक डाउन इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड वाटर। इसे क्या बोलते हैं हम लोग, रिस्पायरेशन बोलते हैं। वैसा प्रोसेस जिसमें फूड का मॉलिक्यूल्स ब्रेक डाउन होता है छोटे मॉलिक्यूल्स में, वाटर और ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, जिससे कि ब्रेक डाउन होने के बाद वो एनर्जी रिलीज करता है। और वो एनर्जी जो है हमारे बॉडी के सेल्स के लिए काफ़ी एसेंशियल होते हैं। उसी एनर्जी के हेल्प से हमारा सेल्स अपना फंक्शन परफॉर्म करता है ना। तो आज हम लोग रिस्पायरेशन के बारे में थोड़ा कुछ और देखते हैं कि रिस्पायरेशन कितने तरह का होता है ना। ये सारे कुछ आज हम लोग रिस्पायरेशन के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं ब्रीथिंग। व्हाट इज ब्रीथिंग? ब्रीथिंग क्या होता है? द प्रोसेस इन विच एन ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड इज कॉल्ड ब्रीथिंग। वैसा प्रोसेस जिसमें कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म एयर से ऑक्सीजन इनहेल करता है, एब्सॉर्ब करता है एयर से क्या, ऑक्सीजन, और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करता है, रिलीज करता है। जब तक हमारे बॉडी में ब्रीथिंग का प्रोसेस नहीं होगा तब तक हमारे बॉडी में रिस्पायरेशन का प्रोसेस नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि रिस्पायरेशन का प्रोसेस होने के लिए ऑक्सीजन एसेंशियल है। ऑक्सीजन का होना काफ़ी ज़रूरी है हमारी बॉडी में रिस्पायरेशन का प्रोसेस होने के लिए। और वो ऑक्सीजन आता कहाँ से है? ब्रीथिंग प्रोसेस से। हम लोग जब ब्रीथिंग करते हैं तो उस ब्रीथिंग प्रोसेस से ऑक्सीजन हमारे बॉडी के अंदर आता है, फिर वो ऑक्सीजन वाटर के साथ मिक्स होकर के फूड में जा कर के रिएक्ट करता है, फिर मेटाबॉलिज्म का रिएक्शन होता है और फूड के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो ब्रेक डाउन होते हैं छोटे मॉलिक्यूल्स में और एनर्जी रिलीज करते हैं। आगे देखिए स्टूडेंट्स, जो हमारे बॉडी में फूड का ब्रेक डाउन हुआ, ठीक है, ऑक्सीजन और वाटर मिलकर के फूड को क्या किया, फूड के मॉलिक्यूल्स को स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में ब्रेक डाउन करवाए, तो उससे क्या हुआ, एनर्जी रिलीज हुआ। अब वो जो एनर्जी है, हमारे सेल्स को जितना एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है वो सेल्स एब्जॉर्ब कर लेता है उतना एनर्जी। अब बाकी जो एनर्जी बच जाता है वो हमारे बॉडी के अंदर ही स्टोर हो जाते हैं। वो क्या होता है, हमारे बॉडी के अंदर सेल में ही क्या होते हैं, स्टोर हो जाते हैं, ठीक है। सेल के अंदर सेल को जितना एनर्जी का जरूरत है वो कंज्यूम कर लेता है और बाकी का रिमेनिंग एनर्जी जो है वो स्टोर कर लेता है। तो हमारे बॉडी के अंदर जो एनर्जी स्टोर होता है वो दो फॉर्म में होता है। पहला देखो एडीपी के फॉर्म में होता है। एडीपी का मतलब हो गया तुम्हारा एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। इसमें जो है फॉस्फेट ग्रुप्स के दो मॉलिक्यूल्स होते हैं एडीपी में। उसका सेकंड फॉर्म जो होता है वो एटीपी, एटीपी के फॉर्म में स्टोर्ड होता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इसमें एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट में फॉस्फेट ग्रुप के 3 मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। तो इन दो फॉर्म में एनर्जी जो है हमारे बॉडी के अंदर सेल्स के अंदर क्या होता है, स्टोर्ड होता है, ठीक है, समझ में आ रहा है। उसके बाद देखो हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ रिस्पायरेशन। रिस्पायरेशन के टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। रिस्पायरेशन कितने टाइप्स के होते हैं, तो मैं आपको बता दूं, रिस्पायरेशन जो है वो 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट होता है एरोबिक रिस्पायरेशन। इसके बारे में मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था, लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था आपको एरोबिक और एनारोबिक रिस्पायरेशन के बारे में। तो एरोबिक रिस्पायरेशन वैसा रिस्पायरेशन विच टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। है ना, the respiration, the type of respiration which takes place in presence of oxygen is called aerobic respiration। जैसे हमारे बॉडी में
है ना, ह्यूमन बींग्स के बॉडी में या फिर एनिमल्स के बॉडी में जो रिस्पायरेशन होता है वो एरोबिक रिस्पायरेशन होता है। क्यों? क्योंकि हम ह्यूमन बींग्स हो गए, एनिमल्स हो गए, ये लोग ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं। हम अपनी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन लेते हैं और वो ऑक्सीजन जो हमारे फूड मॉलिक्यूल्स के साथ रिएक्ट होकर के फूड मॉलिक्यूल्स को ब्रेक डाउन करता है। हमारे अंदर जो फूड मॉलिक्यूल्स होते हैं, फूड पार्टिकल्स होते हैं, वो ऑक्सीजन के हेल्प से ब्रेक डाउन होते हैं। तो हमारे अंदर जो रिस्पायरेशन हुआ वो कैसा हुआ? एरोबिक रिस्पायरेशन हुआ। क्यों? क्योंकि ये ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हो रहा है। इसका सेकंड टाइप ऑफ रिस्पायरेशन देखते हैं, एनारोबिक रिस्पायरेशन, है ना। एनारोबिक रिस्पायरेशन मतलब कि द टाइप ऑफ रिस्पायरेशन व्हिच टेक्स प्लेस इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, वैसा रिस्पायरेशन जो ऑक्सीजन के एब्सेंस में टेक्स प्लेस हो रहा है। एज एग्जांपल प्लांट्स, है ना। प्लांट्स जो है, प्लांट्स के अंदर जो रिस्पायरेशन का प्रोसेस होता है वो ऑक्सीजन नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड के प्रेजेंस में होता है। प्लांट्स के बारे में आप लोगों को सभी को पता होगा कि वो कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल करता है और ऑक्सीजन को क्या करता है? एक्सहेल करता है। मतलब प्लांट्स के अंदर जो रिस्पायरेशन हो रहा है वो कार्बन डाइऑक्साइड के प्रेजेंस में हो रहा है, ऑक्सीजन का वहां पे जरूरत नहीं पड़ रहा है। इसलिए प्लांट्स के अंदर जो रिस्पायरेशन होता है उसे हम लोग बोलेंगे क्या? एनारोबिक रिस्पायरेशन। और भी बहुत सारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के बारे में आप लोग को पता होगा। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म विच आर मेड अप ऑफ ओनली सिंगल सेल। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म इसे कहते हैं जो सिर्फ एक सिंगल सेल का बना होता है। जितना भी बेसिक लाइफ प्रोसेस लाइफ को एग्जिस्ट करने के लिए जो होते हैं वो सिर्फ एक सिंगल सेल ही उसमें परफॉर्म करता है, उसे हम लोग बोलते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म विच आर मेड अप ऑफ मोर देन वन सेल, जो एक से ज़्यादा सेल्स के बने हों उसे हम लोग बोलते हैं मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो बहुत सारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं जिनके अंदर एनारोबिक रिस्पायरेशन होता है, जैसे कि ब्लू ग्रीन एल्गी हो गया, ये सब भी इसके अंदर क्या होता है? एनारोबिक रिस्पायरेशन होता है। मतलब कि उसके अंदर रिस्पायरेशन जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड के प्रेजेंस में होता है, ना कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। ठीक है, उसके बाद उसका अब हम लोग वन बाय वन देखेंगे। प्लांट्स में रिस्पायरेशन कैसे होता है और एनिमल्स में रिस्पायरेशन कैसा होता है। प्लांट्स के अंदर जो रिस्पायरेशन हो रहा है वो किस प्रोसेस से होता है और एनिमल्स के अंदर जो रिस्पायरेशन हो रहा है वो किस प्रोसेस से हो रहा है। एक्वेटिक एनिमल्स में कैसा होता है, टेरेस्ट्रियल एनिमल्स में कैसा होता है। टेरेस्ट्रियल एनिमल्स बोले तो जो लैंड लिविंग एनिमल्स होते हैं, जो एनिमल्स ज़मीन पर रहते हैं उन्हें हम लोग टेरेस्ट्रियल एनिमल्स बोलते हैं। एक्वेटिक एनिमल्स वाटर लिविंग एनिमल्स, मतलब जैसे वैसे एनिमल्स जो वाटर में रहते हैं उनके अंदर रिस्पायरेशन कैसे होता है, वो लोग ऑक्सीजन कैसे लेते हैं, इस सब के बारे में हम लोग आगे देखेंगे। तो अब हम लोग पढ़ेंगे रिस्पायरेशन इन प्लांट्स, है ना, कि प्लांट्स में जो रिस्पायरेशन होता है वो किस तरीके से होता है और रिस्पायरेशन का काम क्या, रिस्पायरेशन की वजह से प्लांट्स को किस तरीके से बेनिफिट होता है। तो देखो, रिस्पायरेशन इन प्लांट्स, प्रोसेस ऑफ रिस्पायरेशन प्रोवाइड्स एनर्जी टू प्लांट्स। तो ये जो रिस्पायरेशन का प्रोसेस है इससे क्या होता है? प्लांट्स को एनर्जी प्रोवाइड होता है ना। प्लांट्स के अंदर रिस्पायरेशन का प्रोसेस होता है और उसी रिस्पायरेशन के प्रोसेस के द्वारा प्लांट्स को एनर्जी प्रोवाइड होता है, जिससे कि प्लांट्स जो है अपना ग्रोथ वगैरह करते हैं, अपना उनका भी जो बेसिक फंक्शंस है, जो लाइफ प्रोसेस है उसे परफॉर्म करते हैं उसी एनर्जी के हेल्प से। उसके बाद देखो, ईच पार्ट ऑफ प्लांट परफॉर्म रिस्पायरेशन इंडिविजुअली। तो प्लांट्स का जो ईच पार्ट, हर अलग अलग पार्ट जो होता है प्लांट्स का, वो रिस्पायरेशन इंडिविजुअली परफॉर्म करता है। अलग अलग पार्ट्स अपना अलग अलग रिस्पायरेशन करता है। रिस्पायरेशन का प्रोसेस प्लांट्स के अंदर हर अलग अलग पार्ट्स में अलग अलग होता है ना, सेपरेटली होता है। कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन आर एक्सचेंज्ड फ्रॉम प्लांट्स थ्रू लीव्स बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। जैसा कि आप लोग को पता होगा, प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल करता है और ऑक्सीजन एक्सहेल करता है। तो ये जो गैसियस एक्सचेंज होता है प्लांट्स के अंदर, जो गैसियस एक्सचेंज होता है वो लीव्स के थ्रू होता है, थ्रू स्टोमाटा, है ना। स्टोमाटा के थ्रू वो कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है और ऑक्सीजन को बाहर छोड़ता है। कौन से प्रोसेस से होता है? डिफ्यूजन प्रोसेस से होता है। डिफ्यूजन प्रोसेस आप लोग को पता होगा, अगर नहीं पता तो बता देते हैं एक बार और। डिफ्यूजन प्रोसेस, इट इज द प्रोसेस इन विच सॉलिड पार्टिकल्स मूव फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। मतलब डिफ्यूजन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें सॉलिड पार्टिकल्स हो गया या फिर गैसियस पार्टिकल्स हो गया, ये हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में मूव करता है ना। तो डिफ्यूजन समझ में आ गया, डिफ्यूजन किसे कहते हैं। और यही यहाँ डिफ्यूजन तो हो गया तुम्हारा सॉलिड पार्टिकल्स हो गया या फिर गैसियस पार्टिकल्स हो गया।
सॉलिड पार्टिकल्स का मूवमेंट या फिर गैसियस पार्टिकल्स का मूवमेंट हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में डिफ्यूजन कहते हैं। और नेक्स्ट एक टर्म होता है ऑस्मोसिस। कौन सा टर्म होता है? ऑस्मोसिस। तो ऑस्मोसिस में वाटर का मूवमेंट होता है, मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। ठीक है, डिफ्यूजन मतलब कि मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस और ऑस्मोसिस का मतलब हो गया मूवमेंट ऑफ वाटर हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में। तो प्लांट्स के अंदर जो गैसियस एक्सचेंज का प्रोसेस होता है वो डिफ्यूजन प्रोसेस ही होता है। ठीक है, जब प्लांट्स के अंदर लीव्स में गैस का अमाउंट काफी भर जाता है, मतलब गैस का कंसंट्रेशन काफी हाई हो जाता है, तब प्लांट्स ऑटोमेटिकली डिफ्यूजन प्रोसेस से उस गैस को अपने अंदर से बाहर निकाल देता है, रिलीज कर देता है। इसके बाद देखो, प्लांट्स स्टार्ट रिलीजिंग CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड एट नाइट बिकॉज ऑफ नो फोटोसिंथेसिस एट नाइट। प्लांट्स पूरे दिन भर प्लांट जो है ऑक्सीजन रिलीज करता है, लेकिन रात के टाइम में प्लांट जो है कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करना शुरू कर देता है। क्यों? क्योंकि रात के टाइम में प्लांट्स के अंदर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं होता। फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस क्यों नहीं होता रात के टाइम में? क्योंकि रात के टाइम में सनलाइट नहीं होता। फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होने के लिए सनलाइट या फिर लाइट एनर्जी का होना काफी एसेंशियल है, बहुत ही एसेंशियल है। तो इसलिए एब्सेंस ऑफ लाइट में फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं होता है। इस वजह से रात के टाइम में प्लांट्स ऑक्सीजन रिलीज ना करके वो भी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करने लगता है। ठीक है, अब देखो रिस्पायरेशन इन एनिमल्स। एनिमल्स में रिस्पायरेशन किस तरीके से होता है? एनिमल्स मतलब मोस्टली टेरेस्ट्रियल एनिमल्स हो गया और एक्वेटिक एनिमल्स हो गया। ठीक है, तो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स एब्जॉर्ब ऑक्सीजन डायरेक्टली फ्रॉम एयर व्हाइल एक्वेटिक एनिमल्स एब्जॉर्ब ऑक्सीजन दैट आर डिसॉल्व्ड इन वाटर। तो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स जो होते हैं वो ऑक्सीजन तो डायरेक्ट एटमॉस्फेयर से एब्जॉर्ब कर लेते हैं। एटमॉस्फेयर में बहुत सारा ऑक्सीजन प्रेजेंट है, हाई अमाउंट में ऑक्सीजन प्रेजेंट है। तो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स जैसे हम लोग ह्यूमन बींग्स हो गया, कोई एनिमल्स हो गया जो जमीन पर रहने वाले जानवर हैं या फिर ह्यूमन बींग्स है, तो वो डायरेक्टली एटमॉस्फेयर से कंज्यूम कर लेते हैं क्या? ऑक्सीजन। और एक्वेटिक एनिमल्स जो ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करते हैं वो वाटर में डिसॉल्व हुए हुए ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करते हैं, क्योंकि वाटर के अंदर भी ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। तो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स जो ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करता है वो वाटर में जो ऑक्सीजन डिसॉल्व है, मिक्स है, उसी ऑक्सीजन को एक्वेटिक एनिमल क्या करता है? कंज्यूम करता है। ठीक है, समझ में आया? टेरेस्ट्रियल एनिमल्स ऑक्सीजन कहां से कंज्यूम करता है और एक्वेटिक एनिमल कहां से करता है। उसके बाद देखते हैं हम लोग रेट ऑफ ब्रीथिंग। ठीक है, रेट ऑफ ब्रीथिंग जो है एक्वेटिक एनिमल्स में काफी हाई होता है। एक्वेटिक एनिमल्स के अंदर रेट ऑफ ब्रीथिंग काफी हाई होता है और टेरेस्ट्रियल एनिमल्स में रेट ऑफ ब्रीथिंग लो होता है। हाई क्यों होता है एक्वेटिक एनिमल्स में? क्योंकि वाटर में ऑक्सीजन का अमाउंट काफी कम होता है ना। वाटर के अंदर जो ऑक्सीजन मिक्स होते हैं वो काफी कम अमाउंट में होते हैं, इसलिए एक्वेटिक एनिमल्स अपने बॉडी के अंदर एनर्जी के रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए, पूरा करने के लिए ये हाई रेट में ब्रेथ करते हैं, सांस जो है काफी तेजी से लेते हैं एक्वेटिक एनिमल्स। और टेरेस्ट्रियल एनिमल्स तो डायरेक्ट एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन लेते हैं। तो ऑक्सीजन जो एटमॉस्फेयर में तो ऑक्सीजन काफी अमाउंट में प्रेजेंट है, इसलिए टेरेस्ट्रियल एनिमल्स का रेट ऑफ ब्रीथिंग लो होता है इन कंपैरिजन टू एक्वेटिक एनिमल्स। लास्ट वीडियो में कुछ बच्चों ने डॉट क्वेश्चन किया था मेटाबॉलिज्म के बारे में, तो मैं बता देता हूँ उन्हें मेटाबॉलिज्म के बारे में कि मेटाबॉलिज्म क्या होता है। इट इज अ टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन व्हिच टेक्स प्लेस इनसाइड द बॉडी टू ब्रेक डाउन द फूड मॉलिक्यूल्स फॉर रिलीजिंग द एनर्जी। मेटाबॉलिज्म एक तरह का केमिकल रिएक्शन है जो हमारे बॉडी के अंदर होता है ना। मेटाबॉलिज्म क्या है? एक तरह का केमिकल रिएक्शन है जो हमारे बॉडी के अंदर होता है। उस रिएक्शन के थ्रू ही, उस रिएक्शन के हेल्प से ही हमारा फूड मॉलिक्यूल्स जो है छोटे मॉलिक्यूल्स में ब्रेक डाउन होता है और फिर एनर्जी रिलीज करता है ना। और फिर उस एनर्जी का, जैसे आप लोगों को पता ही है, सेल जो है कंज्यूम करता है और अपने डिफरेंट फंक्शंस के लिए यूज करता है उस एनर्जी को। तो मेटाबॉलिज्म भी एक ऐसा केमिकल रिएक्शन है जो हमारे बॉडी के अंदर एनर्जी रिलीज करवाता है रिएक्ट करके। फूड के साथ रिएक्शन होता है, उसी रिएक्शन को ही हम लोग मेटाबॉलिज्म बोलते हैं और एनर्जी रिलीज करवाता है। मेटाबॉलिज्म जो है वो दो टाइप्स का होता है, कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म, है ना। ये कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म टुगेदर मिल करके, एक साथ मिल करके ही मेटाबॉलिज्म बनाता है ना। तो हम लोग कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म ये दो तरह का अलग अलग रिएक्शन है, तो इस दोनों रिएक्शन को अगर हम लोग कंबाइन करते हैं तो इसको हम लोग कंबाइन करके मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। कैटाबॉलिज्म में क्या होता है?
कि जो बिग मॉलिक्यूल्स होते हैं वो स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में ब्रेक डाउन होता है। कैटाबोलिज्म जो रिएक्शन होता है उस रिएक्शन में बिग मॉलिक्यूल्स स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में ब्रेक डाउन होता है। उसके बाद एनाबोलिज्म रिएक्शन में क्या होता है कि ये सिंपलर सब्सटेंस जो मतलब ब्रेक डाउन हुए हुए सब्सटेंस है, इस सब्सटेंस को फिर से कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस में कन्वर्ट करता है। किस कौन? एनाबोलिज्म रिएक्शन। ठीक, तो कैटाबोलिज्म और एनाबोलिज्म दोनों रिएक्शन जब परफॉर्म हो जाता है तो टुगेदर हम लोग कह सकते हैं कि मेटाबोलिज्म का फंक्शन इसमें पूरा हुआ। पहले जो है कैटाबोलिज्म का फंक्शन होता है, ये बिग मॉलिक्यूल्स को स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करता है, एनर्जी रिलीज करवाता है। उसके बाद फिर एनाबोलिज्म जो है उस स्मॉलर मॉलिक्यूल्स को या फिर उस सिंपलर सब्सटेंस को फिर से कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस में कन्वर्ट कर देता है। तब हम लोग कहते हैं कि मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस अब पूरा हो चुका है। ठीक है बच्चों, आज के क्लास में और अगर कुछ डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आगे का लाइफ प्रोसेसेस हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।